start the topic. It is the second last topic और 1 marker 3 marker क्वेश्चन हमारा इससे बनना है। हम एपीटी 2 आपका सब्जेक्टिव होगा। हिस्ट्री चैप्टर 1 सिलेबस है, देन ज्योग्राफी चैप्टर 2। तो रीड योर चैप्टर thoroughly to attempt your paper. Did women have a revolution? क्या महिलाओं ने भी कोई क्रांति की? From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. शुरू से ही महिलाएं जो है वो लगातार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी आंदोलन के अंदर और इसकी वजह से फ्रांस की सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस हैं। They hope that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. विभिन्न को ये लगता था कि अगर हम चुप रहेंगे तो कोई हमारी बात नहीं सुनेगा, हमारे लिए नहीं सोचेगा। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी बात को उठाएं और उनको रियलाइज करवाएं, सरकार को रियलाइज करवाएं में भी हमारे अधिकार मिलने पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेवोल्यूशन के अंदर। Yes, most women of the third estate had to work for a living. ज़्यादातर जो भी औरतें थी थर्ड एस्टेट की, वो जीवन जीने के लिए लगातार लंबे समय से काम कर रही थी। They worked as seamstresses or launderers, sold flowers, fruits and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous people. ज़्यादातर जो थर्ड एस्टेट की महिलाएं थी वो प्रेस करने का काम करती थी, कपड़े धोने का काम करती थी, फूल, फल और सब्जियां बेचने का काम करती थी बाजार में, या वो एज ए डोमेस्टिक हेल्पर घरों में काम करती थी। Most women did not have access to education or job training. ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो शिक्षित नहीं थी, उन्हें किसी भी प्रकार की जॉब की ट्रेनिंग नहीं मिली थी। Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at a convent. Convent schools चर्च के द्वारा चलाए जाते थे। तो ज़्यादातर जो महिलाएं थी वो जो प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करती थी, यानी कि जो अमीर घरों की लड़कियां थी, नोबल्स की या वेल्दियर फैमिली से जो बिलोंग करती थी, केवल वही महिलाएं जो है वो पढ़ने के लिए जाती थी। थर्ड एस्टेट की वो महिलाएं जो अमीर घरों से बिलोंग करती थी, वो ही केवल पढ़ने के लिए जाती थी। आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड अ मैरिज फॉर देम, जब उनकी स्कूलिंग एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो उसके बाद तुरंत उनकी शादियां कर दी जाती थी। वर्किंग वुमेन हैड आल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज। जो महिलाएं काम करती थी उन्हें अपने परिवार की देखभाल भी करनी होती थी, जैसे कि उन्हें खाना भी बनाना है, उन्हें पानी भी लेकर आना है, उन्हें लाइन में खड़े होकर ब्रेड भी लेनी है और उन्हें अपने बच्चों की देखभाल भी करनी है। घर चलाने के लिए पैसे भी कमाने हैं और अपने परिवार के लिए सारे काम भी करने हैं। उनका जो वेजेस था, जो मजदूरी थी, वो पुरुषों के बजाय काफी कम थी। सो हियर इज क्वेश्चन राइट ए नोट ऑन द कंडीशन ऑफ women in the French society after French Revolution। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? क्लियर है? यस। वो कितने सारे काम करती थी, एजुकेशन कैसी थी, ये सब चीजें आप बता सकते हैं। क्लियर दैट? नेक्स्ट, in order to discuss and voice their interest, women started their own political clubs and newspapers. अपनी समस्याओं को डिस्कस करने के लिए महिलाओं ने फ्रांस या वहां पर अपने पॉलिटिकल क्लब एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे, फीमेल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए थे। About 60 women's clubs came up in different French cities. फ्रांस के अलग-अलग शहरों में इस तरह के लगभग 60 क्लब्स बन चुके थे। The Society of Revolutionary, underline it, mark it, इसको ब्लॉक बना लीजिए। The Society of Revolutionary and Republican Women, these were the main or most famous group। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा। Society of Revolutionary and Republican Women, ये दो फेमस क्लब्स हैं जो कि महिलाओं ने
वैसे ही राइट्स मिले जैसे कि जेंट्स को मिले हुए, जैसे कि मेल मेंबर्स को मिले हुए हैं, मेंस को मिले हुए हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल राइट्स फीमेल्स को मिले थे, यानी कि वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाए, वो भी वोट दे पाए, ऐसे डिमांड वो कर रही थी। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. उन्हें बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बड़ा दुख हुआ जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो उसमें महिलाओं को कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो उन्हें बड़ी निराशा हुई कि हम लोग एक्टिव सिटीजन्स हैं, हम लोग रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग घर चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, और फिर भी हमारे अधिकारों के लिए कोई नहीं सोचता। They demanded the right to vote to be elected to the assembly and to hold political office. Only then they felt would their interest be represented in the new government. उनको लगता था कि अगर उन्हें इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार मिलेगा, अगर उनको वोटिंग अधिकार मिलेगा, तभी सरकार में वो अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगी। जब वो सरकार में भागीदार बनेंगी, जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी, जीतेंगी, तभी वो अपनी डिमांड्स को पूरा करवा पाएंगे। नहीं तो उनकी डिमांड को कोई सुनेगा ही नहीं। जब तक वो वोटिंग डाल सकती तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. Together with the creation of state schools, schooling was made compulsory for all girls. Their father could no longer force them into marriage against and registered under civil law. Divorce was made legal and could be applied for by both men and women. Women could now train for jobs, could become artists or run small business. In the early years, revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. जब revolutionary government established हुआ फ्रांस में, तो महिलाओं को कुछ अधिकार मिले, जैसे कि अब उनको स्कूल जाने का अधिकार मिल गया था, वो स्कूल जा सकती थी और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकती थी, वो टेक्निकल एजुकेशन गेन कर सकती थी, यानी कि ट्रेनिंग ले सकती थी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, वो जॉब कर सकती थी, और इसके अलावा वो अगर कोई अपना छोटा बिजनेस खोलना चाहती है तो वो भी वो स्टार्ट कर सकती थी। ये अधिकार उनको दे दिए गए थे। नाउ दे वर फ्री फॉर मैरिज। अगर वो शादी करना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र हैं, यानी कि पेरेंट्स उनको फोर्स नहीं कर सकते उनकी शादी के लिए, और अगर वो डाइवोर्स लेना चाहती हैं तो वो अपने पति की इच्छा और अपनी इच्छा से डाइवोर्स भी ले सकती थी, जबकि पहले फीमेल्स को ये राइट नहीं था। Women struggle for equal political rights, however, continued during the reign of terror. हालांकि जब रॉबर्टसबरी का शासन था तब भी महिलाएं लगातार संघर्ष कर रही थी। The new government issued law during closures of women's club and banning their political activities. ये वो टाइम था जबकि सरकार ने महिलाओं के क्लब बनाने पर भी पाबंदी लगा दी थी, रॉबर्टसबरी के टाइम पीरियड में। Many prominent women were arrested, और बहुत सारी महिलाओं को जो लीडर थी फीमेल्स की, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और कईयों को तो फांसी पर भी लटका दिया था। Women's movement were for voting rights and equal wages continued to the next 200 years. अगले 200 सालों तक महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती रही, और दुनिया के अलग-अलग देशों में the fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. It was finally 1946, underline it, when women in France won the right to vote. जब हमें आजादी मिली थी तो फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला था, जबकि हमें तो आजादी के साथ ही वोटिंग राइट मिल गया था। अगले 200 सालों तक महिलाएं पूरी दुनिया में संघर्ष करती रही, अपनी लड़ाई लड़ती रही। अल्टीमेटली फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट मिला 1946 में। नेक्स्ट इज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। व्हाट इज स्लेवरी? Slavery is a system in which sales and purchase of people who work under the rich people. Yes, sale and purchase of human beings is involved. ये वो सिस्टम होता है जिसमें कि लोगों को खरीदा या बेचा जाता है, और वो सारी जिंदगी के लिए उस व्यक्ति के गुलाम हो जाते हैं जिसमें उसे खरीदा है। एक चीज की तरह,
ने इसको बैन कर दिया था, खत्म कर दिया था स्लेवरी को, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर में आए तो उन्होंने फिर से स्लेवरी सिस्टम की शुरुआत कर दी। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिनिज्म वाज द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। रॉबर्सपियर ने या जैकोबिन्स ने जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बेहतरीन काम किया था वो ये था कि उन्होंने फ्रांस की कॉलोनी से स्लेवरी सिस्टम को खत्म कर दिया था। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनिक, गुआडेलूप, ला एंड सैन डोमिंगो, ये 3 इम्पोर्टेंट शहर थे जहां से कमोडिटीज की सप्लाई होती थी। इन 3 जगह से टबैको, नील और शुगर एंड कॉफी, इंडिगो होता है नील, टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, ये इनकी सप्लाई की जाती थी इन 3 जगहों से। बट द रेलिवेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड मीन द शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन लगातार जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था, टोबैको, टी, इंडिगो, इनकी डिमांड बढ़ रही थी। क्या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज्यादा मैनुअल लेबर की जरूरत थी और इसीलिए स्लेवरी सिस्टम जो है वो फिर से इंट्रोड्यूस हुआ, फिर से चलन में आया। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands mean the shortage of labor on the plantations. So this was plantation होता है बेटा वो कल्टीवेशन, वो फार्मिंग टेक्निक जिसमें कि एक पर्टिकुलर लैंड पर एक ही तरह की फसल को उगाया जाता है और उसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। जैसे कि चाय के बागान जो होते हैं या कॉफी के बागान हैं, तो वहां पर बहुत बड़े लैंड एरिया में 500 एकड़ 1000 एकड़ में चाय की खेती होती है, पौधे उगाए जाते हैं, लगातार उससे प्रोडक्शन मिलता रहता है। बार बार जैसे हम गेहूं या चावल की खेती करते हैं, एक साल लगाई फिर कटाई, फिर उसके बाद अगली बार फिर से लगानी पड़ेगी गेहूं की फसल, तो ऐसा नहीं होता है। मील और ये चाय और कॉफी ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक बार पौधे लगा दिए और उसके बाद हमें प्रोडक्शन उनका मिलता ही रहता है। चाय की पत्तियां होती है जिनको प्रोसेस किया जाता है चाय बनाने के लिए, चाय की पत्ती यस, तो उनके लिए ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती थी और वहां पर लेबर की कमी थी। तो लेबर की इस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर से स्लेवरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands means shortage of labor on the plantations. So this was met by triangular slave trade between Europe, Africa and America. तो इसलिए यूरोप और अमेरिका के डिमांड को पूरा करने के लिए स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई अफ्रीका से। अफ्रीका से स्लेव्स को लाया जाता था यूरोप और अमेरिका में। The slave trade began in the 17th century. स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई 17वीं शताब्दी में। फ्रेंच मर्चेंट्स sailed from the ports of Bordeaux and Nantes to African coast. 17th century French merchants sailed from the ports of फ्रांस के व्यापारी बोर्डेक्स और नेंटेस से जाते थे कहां पर, अफ्रीका के तटों पर। फ्रांस के व्यापारी, फ्रांस में 2 पोर्ट सिटीज हैं, समुद्र के किनारे 2 शहर हैं बोर्डेक्स और नेंटेस, वहां से जाते थे अफ्रीका में। वहां से अफ्रीका से वो स्लेव्स को खरीदते थे और वापस लेकर आते थे बोर्डेक्स और नेंटेस। तो अगर किसी को भी स्लेव्स को खरीदना है तो वो कहां आएगा, बोर्डेक्स और नेंटेस आएगा। यूरोप में अगर किसी को भी स्लेव्स को खरीदना है तो वो कहां पहुंचता था, बोर्डेक्स और नेंटेस। Where they bought slaves from local chieftains branded and shackled. The slaves were packed tightly into ships for the 3-month-long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to plantation owners. अफ्रीका कॉन्टिनेंट से यूरोप कॉन्टिनेंट तक स्लेव्स को लाया जाता था शिप्स के अंदर भरकर और बड़ी टाइट सी जगह में थोड़े से एरिया के अंदर कूद कर फंसते थे इन स्लेव्स को और 3 से 4 महीने की लंबी जर्नी के बाद स्लेव्स जो हैं वो पहुंचते थे बोर्डेक्स और नेंटेस या यूरोप के तट पर, जहां पर कि व्यापारी जो है उनको बेच देते थे प्लांटेशन ओनर्स को। ठीक है,
Yes, ma'am. क्लियर? वॉयग होता है जर्नी। अटलांटिक ओशन से वो जर्नी करते हुए लाते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स को केवल इतना ही खाना दिया जाता था जिससे कि वो केवल अपना जीवन गुजार सके, पेट भर के खाना, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है, और उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। यूरोप की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए स्लेव्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो, पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डेक्स एंड नैंटस poured their economic prosperity to the flourishing slave trade. Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. Throughout the 18th century, 18वीं शताब्दी तक स्लेव ट्रेड का या स्लेवरी का, दास प्रथा का धीरे धीरे आलोचना होने लगी थी कि दैट इज नॉट ए गुड थिंग। इंसान है, कोई जानवर नहीं कि उसको खरीद और बेच रहे हैं। तो लोग जो हैं, कुछ लोग इसका विरोध करने लगे थे कि दास प्रथा नहीं होनी चाहिए, वो भी इंसान है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है और ये सही तरीका नहीं है। बट इट डज नॉट पास एनी लॉज, fearing opposition from businessmen who become dependent on the slave trade. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. जब कन्वेंशन रूल आया फ्रांस के अंदर, तो उसने ये कानून पास कर दिया जितने भी स्लेव्स हैं फ्रांस में उन सबको आजाद कर दिया जाए। There will be no slave, कोई भी स्लेव नहीं होगा, सबको आजाद कर दो, सबको फ्री कर दो। आप किसी भी व्यक्ति को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड दैट नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी, लेकिन नेपोलियन को पता था कि अगर व्यापार को बढ़ाना है तो व्यापारियों को कुछ करना होगा। व्यापारियों से व्यापार बढ़ता है और व्यापारियों की डिमांड है स्लेवरी शुड बी देयर, दास प्रथा होगी तो ही व्यापार बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट नेपोलियन ने फिर से शुरुआत कर दी। अल्टीमेटली इट वाज 1848, ये 1848 का टाइम पीरियड था जब फाइनली फ्रांस के अंदर से ये स्लेवरी सिस्टम खत्म हो गया। एवरीडे लाइफ, कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स, क्या पॉलिटिक्स लोगों के कपड़ों को चेंज कर सकती है, लैंग्वेज को चेंज